नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में एक गोता लगाते हैं। ये एक बहुत ही खास व्याकरण स्टडी गाइड है जिसे आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण के सबसे उलझाने वाले विषयों में से एक यानी काल पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अक्सर परीक्षाओं में ये विषय कंफ्यूजन पैदा कर देता है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल स्पष्ट और बेहद आसान बना देंगे। हमारे इस मास्टर सिलेबस का एजेंडा बहुत ही साफ है। सबसे पहले काल का परिचय, उसके बाद वर्तमान काल, फिर भूतकाल, भविष्यत्काल और अंत में एक शानदार परीक्षा चीट शीट सारांश। तो चलिए बिना देर किए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, काल का परिचय। मुश्किल नियमों में उलझने से पहले आइए इसके एकदम बेसिक फाउंडेशन को समझ लेते हैं। काल असल में है क्या? बहुत ही सरल शब्दों में यह सिर्फ इस सवाल का जवाब देता है कि कोई काम कब हुआ, क्या वो अभी हो रहा है, पहले ही हो चुका है या फिर आने वाले समय में होगा। यही वो मूल सिद्धांत है जिस पर पूरा का पूरा व्याकरण टिका हुआ है। परीक्षाओं की तैयारी करते समय हमें अपने दिमाग में बस ये एक विशिष्ट संख्या बिल्कुल पक्की कर लेनी चाहिए, 3। याद रखने के लिए समय के ठीक 3 मुख्य स्तंभ होते हैं और बाकी सारे नियम इन्हीं 3 के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, वर्तमान काल। ये वो समय है जो बिल्कुल इसी पल चल रहा है। जब भी कोई काम जैसे मोहन का खेलना या सीता का पढ़ना वर्तमान समय में हो रहा हो तो वो सीधे इसी श्रेणी में आता है, एकदम राइट नाउ वाली स्थिति। जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर याद रखना परीक्षा के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है। इसलिए वर्तमान काल के इन 4 विशिष्ट उपवेदों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए: सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण और संदिग्ध। इसमें से संदिग्ध वाला उपभेद परीक्षाओं का फेवरेट है, जैसे वाक्य वह आता होगा। देखिए, यहाँ काम तो वर्तमान का ही है, लेकिन उसके होने में एक हल्का सा डाउट या अनिश्चितता छिपी हुई है। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। भाग 3, भूतकाल। जो बीत गया वो भूतकाल है। अगर राम पहले ही बाजार जा चुका है या बच्चों का खेलना खत्म हो चुका है तो बात खत्म। वो काम पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बन चुका है। परीक्षा के लिए यहाँ 6 उपभेद हैं जिन्हें याद रखना है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो एक पैटर्न दिखेगा। पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध जैसे कई शब्द जो वर्तमान काल में थे वहीं यहाँ फिर से रिपीट हो रहे हैं। अब इस स्लाइड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ अक्सर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। मैं पत्र लिख चुका हूँ और ट्रेन अभी पहुंची है कि बीच का अंतर समझना एक असली गेम चेंजर साबित होगा। आसन्न भूतकाल का सीधा सा मतलब है वो काम जो बस बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ हो। ये परीक्षा में होने वाली एक बहुत आम गलती को रोकता है। तो चलिए अब एक छोटा सा पॉप क्विज लेते हैं। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये कौन सा काल है? ये व्याकरण के एक ऐसे नियम के पैटर्न को पहचानने का टेस्ट है जिसका नाम सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। जी हाँ, ये है हेतु हेतुमद भूतकाल। हालांकि यह शब्द पढ़ने में बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ एक साधारण सी इफ, देन या अगर तो वाली शर्त है जो बीते हुए कल पर लागू होती है। एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर था जो अब हो नहीं सकता। अब समय है आगे की ओर देखने का। भाग 4, भविष्यत्काल। इसका उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं है, जैसे कल बाजार जाना। ये पूरी तरह से आने वाले कल पर निर्भर है। परीक्षा के लिहाज से ये याद रखने के लिए सबसे आसान कैटेगरी है। इसमें बस 3 छोटी छोटी और सीधी सी उपश्रेणियां हैं: सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमद। यहां एक और मजेदार चीज नोटिस करने वाली है। हेतु हेतुमद यानी शर्त वाला नियम भूतकाल और भविष्यत्काल दोनों में आता है। परीक्षा में बस ये देखना होता है कि क्या शर्त का समय निकल चुका है, जैसे यदि तुम पढ़ते, या फिर वो भविष्य में होने वाला है, जैसे यदि वर्षा होगी। और अब फाइनली भाग 5, परीक्षा चीट शीट सारांश। टेस्ट वाले दिन से पहले इस मास्टर टेबल को दिमाग में छाप लेना चाहिए। ये एक अल्टीमेट चीट शीट है जो उन सभी जटिल नियमों को समय के बारे में 3 सरल और सटीक सच्चाइयों में बदल देती है: वर्तमान यानी अभी, भूतकाल यानी बीता हुआ समय और भविष्यत्काल यानी आने वाला समय। इस नई सीखी गई जानकारी को असल दुनिया में लागू करना ही इसे 100% याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए एक प्रयोग करते हैं।
इस एक्सप्लेनर के ठीक बाद कमरे में जो भी अगली घटना घटेगी, क्या हम बता सकते हैं कि वो किस विशिष्ट काल और उपभेद में फिट बैठेगी? इसी तरह अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करते रहें और व्याकरण के इस ढांचे को पहचानते रहें।